हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है काव्या मैम, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ एओ ईओ का जो रिक्रूटमेंट अभी आया है ये क्लियर किया था। तो एट प्रेजेंट मैम ईपीएफओ में वर्क कर रहे हैं एज एनफोर्समेंट ऑफिसर। सो वेलकम मैम टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you for having me. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैम आपके इंट्रोडक्शन से। थोड़ा अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Well, मैंने पहले इंजीनियरिंग की थी इसी बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, सो फ्रॉम गीतम यूनिवर्सिटी विच इज इन वाइजैक. बाद में आई वेंट ऑन टू जॉइन न्यू सिग्मा डेटा एनालिटिक्स कंपनी विच प्रोवाइड्स डेटाबेस सॉल्यूशन टू ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज. बाद में मेरा मन लगा यूपीएससी में, सो व्हाट आई डिड वाज आई रिजाइन टू माय जॉब एंड आई मूव्ड इन टू दिस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. करोल बाग में मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी दिल्ली में. सो आफ्टर दैट मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था 2016 में. 2016 में ये एडवर्टाइजमेंट आया था ईओ एओ का एग्जाम के बारे में. मुझे ज्यादा कुछ उस टाइम तो पता नहीं था, लेकिन जैसे ही आई रेड द एडवर्टाइजमेंट आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, सो आई अप्लाइड इट. एंड द एग्जाम in fact was conducted in 2017 February, I guess. So एक्चुअली प्रिपरेशन तो चल रही थी यूपीसी सिविल सर्विसेज की. बीच में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आई अप्लाइड फॉर इट एंड दैट्स हाउ आई इवेंचुअली क्रैक्ड इट. ओके, सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव क्रैक्ड इट। यस यस यस. ओके, तो अभी मैम फिर से इसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, एपीएफसी यस का यस भी और अभी ईओ ये एओ का सेकंड. भी। तो हाँ हाँ इसका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस आई थिंक वैसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही टेस्ट होता है। तो हाँ. उसमें बहुत सारे अलग अलग सिलेबस जो मैंने देखा था, काफी बहुत वास्ट सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो वन बाय वन आप थोड़ा एक बार इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए। यस डेफिनेटली. सो द एग्जाम इज टू पार्ट्स, एक प्रीलिम्स है एक इंटरव्यू. सो प्रीलिम्स में there is general English, and other than that there is quant and logical reasoning. ये दो पोर्शंस उस लेवल के हैं जितना सिविल सर्विसेज में पेपर 2 है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और एकदम इजी होता है, एकदम बेसिक लेवल होता है. सो माय प्रिपरेशन फॉर दीज टू टॉपिक्स वाज इन फैक्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज का पेपर 2. मतलब उससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता. And बाद में when we come to the other aspects of the prelims paper, it is current affairs. Current affairs are actually of two types. तो मैंने जो contextual current affairs होता है, जिसके लिए बैकग्राउंड जानना जरूरी है किसी भी टॉपिक के लिए, सो इस टाइप के करंट अफेयर्स के लिए व्हाट आई फॉलोड वाज विजन आईएएस. एंड बाद में जो स्टैटिक होता है, मतलब बीट जनरल साइंस, बीट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, और ये सब भी करंट अफेयर्स में है, इंक्लूडेड है इस सिलेबस में. सो ऑल दीज टॉपिक्स आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड ग्रेड अप. ओके। So these two were my sources. Coming to the rest of the topics that were included in the prelims, there is polity. Polity तो स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत का. जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं मेरा प्रिपरेशन चल रहा था सिविल सर्विसेज का. सो लक्ष्मीकांत का बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी. सो व्हाट आई हैड टू डू वाज उसका जिस्ट जो होता है उसे फिर से रिवाइज करना. बाद में इकोनॉमी आई स्टडीड फ्रॉम श्री राम आईएएस. ये कोई भी प्रिपेयर हो सकता है. श्री राम आईएएस, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज एक्चुअली फैक्ट बाय फैक्ट, एकदम सिंपल और कंसाइज मटेरियल मिलता है मार्केट में. सो उनका मटेरियल एकदम छोटा था, इसीलिए रिवीजन करने में भी आसानी होती थी, इसीलिए आई प्रिफर्ड श्री राम आईएएस इकोनॉमी मटेरियल. And after that, the remaining topic is, and the important topic in fact, is social security in India. उसके लिए मेरा कोई preparation material नहीं था per se, but what I did was इंटरनेट खोल दी और जो भी सोशल सिक्योरिटीज लॉज है पूरा उसका लिस्ट निकाल दिया. और हर एक सोशल सिक्योरिटी लॉ का व्हाट व्हेन वाज इट एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड, लाइक फैक्ट्री एक्ट है या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट है, व्हेन वाज इट एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड,
व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, थोड़ा तो बैकग्राउंड स्टोरी होता है कुछ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया करके, थोड़ा एक दो लाइन में कॉन्टेक्स्ट लिख लेती थी। बाद में उसके जो कंडीशंस है लाइक वर्क टाइमिंग्स रेस्ट्रिक्ट करना या फिर मैटरनिटी एक्ट में कितने मंथ्स के लीव मिलते हैं वुमेन के लिए, ऐसे छोटे 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 फैक्ट्स जो टेक्निकल फैक्ट्स होते हैं उसे कुल मिलाकर 5-6 लाइन्स में हर एक एक्ट का जिस्ट बना ली। एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन टिल माय एग्जाम, एंड दिस हैज एक्चुअली हेल्प। उस टाइम प्रॉब्लम ये था कि हमारे पहले कोई और एग्जाम नहीं था, कोई और यूएओ का एग्जाम नहीं हुआ था, एक हुआ था 1999 में। ओके, उसके बाद सो डायरेक्ट 2017 में हुआ था। हाँ, हमारा ही बैच था, इसीलिए द थिंग इज ज्यादा रेफरेंस करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर था और सिलेबस, और ज्यादा मटेरियल भी मार्केट में नहीं थे, इसीलिए वी हैड लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके, तो उस टाइम मैम मॉक टेस्ट भी आए थे इसके, या कोई मॉक टेस्ट आपने दिए थे? मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिए, बट द थिंग इज आई एक्चुअली जो बीच में एक और एग्जाम हुआ था 2021 में यूएओ का, हम्म। so I was actually guiding one of my friend and I have seen that grade up का जो material mock test है, that actually could capture a lot of essence, बहुत तक वो emulate कर सक रहा था जो भी हमारा पेपर था, थोड़ा बहुत ऐसे ही था। so what I felt was grade up is offering good kind of mock test। ओके, तो जैसे मैम इसका जो पेपर होता है वो पूरा, उसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग या सेक्शंस डिवाइडेड नहीं होते हैं, पूरा एक सिंगल पेपर होता है? एग्जैक्टली। ओके, ऐसा सब्जेक्ट वाइज नहीं है कि रीजनिंग डिफरेंट है देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देन पॉलिटी, नहीं नहीं, सब कुछ पूरा मिक्स रहता पेपर है? का एक ही स्कोर। ओके, एक ही, नो इंडिविजुअल कट ऑफ? नो। ओके, तो इसमें मैम आपको अगर ध्यान हो कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था और कितने मार्क्स आपके आए थे? Actually, the thing is, हमारा score, we were not released our scores per se. The total score was released. मतलब इंटरव्यू मिलाकर जो भी स्कोर आया था ओके वो ओके, रिलीज किए थे जो भी सिलेक्टेड पीपल हैं। तो इंटरव्यू सो की बात उसमें तो करें तो? 110 आए। ओके, इंटरव्यू का मैम कैसा एक्सपीरियंस था और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या वो यूपीएससी जैसा होता है या डिफरेंट होता है? Interview is same as UPSC, I would say, though the nature of topics or the questions that were asked थोड़े बहुत different है। The interview UPSC बिल्डिंग में ही कंडक्ट होता है, और वो ओके पैनल मेंबर्स जो होते हैं इंटरव्यू करने के लिए, वो भी आई वाज पर्सनली इंटरव्यूड बाय 5 पैनल मेंबर्स। एक मेन इंटरव्यू मैम होती है और उनको सपोर्ट और एडिशनल क्वेश्चंस पूछने के लिए एडिशनल 4 जज, आई मीन इंटरव्यू प्रोफेसर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स इनफैक्ट। सो और जो भी वो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, वो पहले इंटरव्यू के पहले हमारे पास से एक फॉर्म लेते हैं, डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म करके। So we will be writing our previous job qualifications, our hobbies, our previous marks, everything. So उनके पास एक सोर्स है जहां से हम वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So उस that is one source. The other sources, जैसे मैं जाऊंगी वो पूछे थे कि what is your previous work experience? Here you have written that you are a decision scientist, you have worked in a startup, you have worked for so and so companies. So what is your opinion on startup economy in India? Like, और मैं बोलूंगी it is good, it is beneficial for the youth and the growth of economy. Big data is a driving upcoming new technology. So मैंने big data का word use कर दिया हम्म। और वो पूछेंगे big data के ऊपर। So जैसे ही मैं आंसर्स दूंगी, जो भी डिफरेंट मेरे आंसर्स के ऊपर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड होगा। So we ओके have to make sure that we are answering it very carefully. ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वैसे कम भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे, टू द पॉइंट वी आर कीपिंग आवर आंसर्स, दैट इज व्हाट वी हैव टू एंश्योर। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस तो जनरल क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। पॉलिटी के ऊपर पूछे गए थे, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट इज योर ओपिनियन। हमारा आंध्रा डिवाइड हुआ था, आंध्रा और तेलंगाना में उस टाइम, उसके 3 साल पहले। सो दे वर आस्किंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द डिवीजन ऑफ अ स्टेट एंड शुड दिस बी एनकरेज्ड एंड ऑल, ऐसे बहुत जनरलिस्टिक क्वेश्चंस थे। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट we are completely updated with regards to our profile
एंड जैसे मैं वाइजैक से हूँ, सो मुझे वाइजैक के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, कुछ भी जनरल हम्म। नॉलेज क्वेश्चन, उसका हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, सब कुछ. सो क्वेश्चन वाइज इट इज इक्वल टू सिविल सर्विसेज बिकॉज देर इज नो बाउंड्रीज इन द इंटरव्यू. पूरा कुछ भी पूछ सकते हैं. मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछे थे, मॉलवेयर अटैक्स के बारे में पूछे थे, और एवरीथिंग. सो देर वाज नो बाउंड्री. Yes, we have to be careful. That is what I would be suggesting. ओके, एंड कोई स्ट्रेटेजीज इंटरव्यू के लिए अदर देन, जैसे जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी हमने पढ़ के जाना है, वो तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वहां हम्म. पर कैसे आंसर करना है, उसका कोई टेक्निक या कोई आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे? हाँ हाँ, मैंने दिए थे. दिल्ली में मुखर्जी नगर में देर इज दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड करियर क्वेस्ट. वहाँ पे कबीर सर के पास मॉक इंटरव्यूज का प्रैक्टिस हुआ था मेरा. सो वहां पर मेरा प्रॉब्लम था कि मैं ज्यादा ब्लिंक करती थी. दैट वाज करेक्टेड बाय हिम. और मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम लिमिटेड था. आई शुड बी मोर फ्री. ऐसे जो भी करेक्शंस होते हैं वो उन्होंने एक्चुअली बताए, सजेस्ट किए, वॉट एवर आई हैव टू मेक चेंजेस. अदर देन दैट मैं कुछ ज्यादा ही बात कर रही थी. मतलब क्वेश्चन एक था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके बारे में बोल रही थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में, मतलब बहुत ज्यादा कि बोल रही थी कि मुझे सब कुछ पता है करके मैं एक्चुअली हम्म। एग्जिबिट कर रही थी, विच इज डेंजरस इन फैक्ट, बिकॉज वी आर गिविंग देम स्कोप कि हम और भी पूछो मुझे. मतलब ये सब नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट ही हैज एक्चुअली सजेस्टेड. एंड और इस इंटरव्यू मॉक टेस्ट से ये होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. हाँ। और ये सब चीजों में उन्होंने हेल्प किया था. सो अदर देन दैट मॉक टेस्ट के अलावा भी मतलब मैंने कुछ रेगुलर सिविल सर्विसेज के ही इंटरव्यूज देखे थे, क्योंकि कुछ भी जॉब का हो, नॉट ओनली यूपीएससी, किसी भी जॉब में इंटरव्यू स्किल्स आर प्रेटी मच बहुत कॉमन होते हैं. एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑल्सो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल. सो ये मॉक टेस्ट हेल्प करता है. एंड आई एडवाइस, आप पूछ रही थी, सो एडवाइस विल बी दैट बी प्रिपेयर्ड, बी वेल प्रिपेयर्ड. और वहां पर जो भी रिसीव करते हैं एकदम स्माइलिंग फेस से रिसीव करते हैं, बट इसका ये मतलब मत निकालिए कि दे आर टू फ्रेंडली, और ज्यादा फ्रेंडली भी मत हो जाइए. वहां पर जो भी इंटरव्यू पैनल है उनसे एकदम बी वेल रेस्पेक्टेड. एंड अगर कुछ आंसर नहीं भी आता हो, कुछ भी यूजलेस आंसर्स मत दीजिए. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं मतलब व्हाट आर योर हॉबीज. आई सेड आई रीड अ लॉट ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स. सो ओके। दे स्टार्टेड आस्किंग मी दो नॉवेल के नाम बताओ, दो ऑथर्स के नाम बताओ. मैंने बोला शर्लॉक होम्स का जो ऑथर है आर्थर कैनन डॉयल, वो उनका मैंने पढ़ा है. सो उन्होंने दो तीन फेमस स्टोरीज पूछे. एंड आई वाज एबल टू टेल देम बिकॉज आई वाज नॉट ब्लफिंग. इन फैक्ट आई डू रीड. सो हम्म। वहां पर ब्लफ करना भी बहुत डेंजरस होता है. ओके। सो मैम, जैसे आपने तो यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो कोई और एग्जाम्स भी आपने क्लियर किए थे इससे पहले, या ये वाला एग्जाम जो ईपीएफओ का है, इससे पहले? एक्चुअली ईपीएफओ से पहले मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स लिखी थी, जस्ट टू बिल्ड अप माई मतलब एग्जाम राइटिंग स्किल्स. बैंक वाला एग्जाम लिखा था, एसबीआई का, क्लियर हुआ था, बट आई डेंट गो बिकॉज माई गोल वॉज टू गेट इन टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थ्रू यूपीएससी. और मेरा एक प्रीलिम्स लिखी थी मेन सिविल सर्विसेज का, बट वो इससे पहले नहीं था, इसके बाद था, बट आई कुड नॉट क्लियर. सो ये दो एग्जाम्स. ओके। तो प्रिपरेशन के टाइम पे आपका क्या रूटीन हुआ करता था? मतलब किस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे? कि आप बहुत ज्यादा पूरा दिन देना पड़ता है इन सारी एग्जाम्स के लिए, या फिर कुछ आवर्स के टाइम में भी हो जाता है? मतलब इट डिपेंड्स ऑन, मतलब अभी मुझे एग्जाम है करके तब पता चला, दो महीने के पहले पता चला. सो आई हैड टू गिव माई एंटायर टाइम फॉर दिस. जो पहले से ऑलरेडी मतलब अपडेटेड रह रहे थे कि एग्जाम कब होने वाला है, दे वर रेगुलरली विजिटिंग द यूपीएससी वेबसाइट एंड गेटिंग अपडेटेड. प्रोबेबली उनके पास थोड़ा और वक्त होता. मैंने थोड़ा ठीक से देखा नहीं. सो आई हैड ओनली 2 months, सो आई हैड टू गिव माई एंटायर टाइम फॉर दिस. सो फर्स्ट थिंग वाज, मेरा इंग्लिश और मैथ्स मुझे पता था कि वो बहुत अच्छा है. आई हैव बीन, मेरा 10th 100 आउट ऑफ 100 था, इंटर 100 आउट ऑफ 100 था मैथ्स में. सो मैथ्स आई एम टू गुड.
सो वो मैं जब मुझे स्ट्रेस फील होता था तब मैं जाकर प्रैक्टिस करती थी, अदरवाइज आई लेफ्ट इट। मेरा मेन कंसंट्रेशन था सोशल सिक्योरिटी लॉस, बिकॉज वो एकदम नया नया टॉपिक था एंड सबके लिए नया होगा, नॉट ओनली फॉर मी, सबके लिए नया होगा। नो वन वुड हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड। ट्रेड यूनियन एक्ट कौन पढ़ता है पहले बिफोर एग्जाम? सो all these things I used to write it down, revise and re-revise. Other than that, मेरा ये होता था कि हर एक दिन एक मंथ का करंट अफेयर्स मैं फिनिश कर दूंगी। अब विजन आईएएस का मटेरियल लूंगी तो एक मंथ का करंट अफेयर्स आई फिनिश। ग्रेड अप का मटेरियल लूंगी तो लाइक दिसंबर 2016 का मैं फिनिश कर रही हूँ। सो हाँ, इस ग्रेड अप में से भी वो दिसंबर 2016 दोनों सोर्सेस से मेरा हो गया। सो आई वेंट बैक 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम हुआ था February 2017 में। सो वहां से February 2016 से तक मेरा बैक पीरियड जो भी है वो पूरा करंट अफेयर्स आई प्रिपेयर्ड। सो एंड दैट इज समथिंग वेरी मच क्रूशियल, क्योंकि उस वहां पर बाउंड्री नहीं होता, कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं पर से भी पूछ सकते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी में बाउंड्रीज है, मतलब दे विल नो दैट दीज आर द टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड, लिमिटेड है, बट रिविजन बहुत मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा टफ है पॉलिटी एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री आई वुड से फॉर मी हिस्ट्री वाज इजी, बिकॉज आई फेल्ट एकदम एक स्टोरी बुक जैसा लग रहा था मुझे हिस्ट्री बुक। बिपिन चंद्रा का एक छोटा सा 10th क्लास का बुक है, 10th या 11th। सो बिपिन चंद्रा का बाहर भी सेपरेट बुक मिलता है, एकदम रेगुलर है, मतलब जैसे ही स्टोरी बुक पढ़ रहे हो वैसे पढ़ सकते हैं। एंड जो भी डेट्स है यहाँ पर फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा इस पेपर में। ओके। तो ये डेटा सब याद रखना और लिख कर बार बार प्रैक्टिस करना वाज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज समथिंग आई वुड सजेस्ट डूइंग। ओके, तो जैसे मैम ये वाला जो एग्जाम है ये जनरली जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या ये ज्यादा इजी रहेगा, या जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, या फिर जो ये बैंकिंग सेक्टर की या इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए? डेफिनेटली, एक्चुअली थोड़ा स्ट्रैटेजी ठीक से रख कर रिपीटेड रिवीजन करने से ये एग्जाम सबके लिए ठीक रहेगा। बट डेफिनेटली थोड़ा यूपीएससी प्रिपेयर प्रिपेयर करने वाले जो भी हैं उनके लिए थोड़ा एज मिलेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विथ सब टॉपिक्स लाइक इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल। बट डेफिनेटली जो भी इवन बैंकिंग वाले हैं उनको ऑलरेडी करंट अफेयर्स से अच्छे ऑलरेडी, मतलब दे वुड हैव रिवाइज्ड ऑलरेडी मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जो इंग्लिश है वो भी उनको ठीक तरह आया हुआ होगा। द ओनली थिंग फॉर देम इज, ओनली प्रॉब्लम इज इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। दीज आर द 3 टॉपिक्स थोड़ा रिवाइज करना है। अगर प्रॉपर कंसाइज मटेरियल हाथ में लग जाए तो वो भी एकदम इजी है। ओके, तो इस एग्जाम का लेवल कैसा आता है? मतलब मॉडरेट लेवल का होता है क्योंकि सारे एमसीक्यूज ही होते हैं, इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। तो कैसा लेवल होता है इस एग्जाम का? एग्जाम लेवल इज, आई वुड से, बैंकिंग से थोड़ा ज्यादा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से कम। ओके। मतलब बैंकिंग में क्वेश्चंस देखकर मुझे वो भी देखी थी, आई हैव ऑलरेडी लुक्ड एट दोज क्वेश्चन पेपर्स आल्सो, आई हैव रिटन माई सेल्फ। सो वो देखकर थोड़ा ज्यादा लगा, बट आई मीन द सिलेबस इज वास्ट। अदरवाइज अगर पढ़ लिए तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा एनीवेज इजी होगा। हाँ, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा। यस। ओके, तो मैम आपने ईपीएफओ 2019 में ज्वाइन किया था, तो एक यस जो यस, मुझे भी 2009। कंफ्यूजन है, आई थिंक सारे एस्पायरेंट्स को होगा कि ये ईओ और एओ ये दोनों पोस्ट सेम होती है या डिफरेंट होती है? EO stands for Enforcement Officer and AO stands for Accounts Officer. ये एक्चुअली पोजीशन वाइज सेम कैडर में है। और ये होता है कि 1 साल एओ करोगे तो बाद में 3-4 साल ईओ करना पड़ेगा। एओ इज अ डेस्क जॉब एंड ईओ इज फील्ड जॉब। ओके। सो फील्ड में कंपनी से इंटरेक्ट करना, किसी स्टेक होल्डर मीटिंग्स अटेंड करना, या फिर कुछ बिजनेसेस कंप्लाई कर रहे हैं, रूल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं, चेक करना, इंस्पेक्शंस करना, ये सब एनफोर्समेंट ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
और अकाउंट्स ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि सारे ट्रांजैक्शंस एज पर रूल्स हो रहे हैं या नहीं, कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये सब चेक करते हैं। अकाउंट्स एंड हैवी अकाउंट्स जो अप्रूव करना, ये सब अकाउंट्स लेवल में होता है। सो बोथ आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द सेम रूल्स, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, वो जो स्कीम है उसी स्कीम के ऊपर बेस हुआ है। और ईओ जो होता है, लाइक मी, I'm also acting as assistant public prosecutor. Like I will be representing EPFO in court, in civil court and sessions court. ओके। So all these are separate domains altogether, but एक सेम ही कैडर, मतलब प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में देखेंगे आप, दो एक ही कैडर में आते हैं। ओके, तो मैम ईपीएफओ की बात करें तो कैसा वर्क कल्चर रहता है, जॉब टाइमिंग्स क्या रहते हैं, और प्रोफाइल तो आपने बता ही दिया, लेकिन जैसे ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, तो ये सारी चीजें वहां पर कैसी रहती है? एक्चुअली द थिंग इज, ट्रांसफर पॉलिसी आया था, नया पॉलिसी आया है रिसेंटली, वेयर विच सेज दैट 3 साल आप कैटेगरी एक्स सिटी में काम करेंगे तो नेक्स्ट 3 साल कैटेगरी वाई, और उसके बाद 3 साल कैटेगरी जेड। एक्स मतलब लाइक दिल्ली में काम हम्म। किए तो बाद में छोटे सिटी में करना पड़ेगा, छोटे टाउन में करना पड़ेगा, बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस करके होते हैं, फर्दर थोड़ा रूरल होता है वो, और वहां पर करना पड़ेगा। सो सेम अप्लाइज फॉर एपीएफसी ऑल्सो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी सेम ही रूल्स है। बाद में ट्रांसफर्स, अभी मैंने ज्यादा ये देख रही हूँ कि नॉर्थ इंडिया से जो आते हैं, लाइक यूपी बिहार, वहां से जो आते हैं, बहुत लोग, ऐसा होता है कि उनका एकदम साउथ में उनका पोस्टिंग लग जाता है। ओके। सो ट्रांसफर्स आर पॉसिबल, एट द सेम टाइम वो इजी भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लोगों का कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है। सो डेफिनेट नहीं है, बट या पॉसिबल है। अदर देन दैट, आप वर्क कल्चर के बारे में पूछ रही थी। सो वर्क कल्चर इज, इट डिपेंड्स ऑन ईच ऑफिस। मतलब मेरे ऑफिस में वर्क कल्चर एक टाइप का होगा, बाकी ऑफिस में उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हुआ होगा। सो मेरे ऑफिस में इट इज गुड। द सोशल सिक्योरिटी सिनेरियो ऑफ द कंट्री इज चेंजिंग। सब क्या हो रहा है कि पेपर सिस्टम से सब ऑनलाइन में बदल रहे हैं। सो अभी फाइल मूवमेंट के जगह सब ऑनलाइन अप्रूवल, मेल थ्रू, सब ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी में। सो जो नया बैच आएगा उनके लिए कंप्लीटली, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनसे कुछ भी मतलब नहीं होगा, उनका तो कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस लेवल में होने वाले हैं। और वर्क प्रेशर के बारे में बोलने से, इट इज एक्चुअली मॉडरेट। प्राइवेट सेक्टर जितना नहीं होगा, बट फील्ड, जैसे मैं अभी इंस्पेक्शंस ये सब करती हूँ, मुझे थोड़ा ऑन फील्ड जाना पड़ता है, एंड इफ द डिस्टेंस ऑफ द बिजनेस और द एस्टेब्लिशमेंट दैट आई एम विजिटिंग थोड़ा दूर होगा तो थोड़ा ट्रैवल टाइम भी ज्यादा होगा। other than that, everything is is good, and you will get many more opportunities also। एक सिनेरियो पता चल जाएगा कि काम कैसे चलता है, मतलब फ्यूचर में किसी और डेप्यूटेशन में कहीं और शिफ्ट होने का प्लान भी हो तो दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। एंड प्रमोशन पॉलिसीज कैसी रहती है मैम? प्रमोशन पॉलिसीज, मतलब बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेस की तरह यहाँ पर मतलब फिक्स नहीं होती, वो वेकेंसी बेस्ड प्रमोशंस होती है। सो ओके। अभी नेक्स्ट इसके बाद प्रमोशन होगा एपीएफसी के कैडर पर, मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, वो बाकी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसमें 5 इयर्स के बाद प्रमोशन आ सक मतलब मोस्टली आ जाता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर यह है कि दे विल गिव यू ऑल द पर्क्स, ऑल द सैलरी, एवरीथिंग ऑफ एपीएफसी कैडर इन केस देर इज नो वेकेंसी। बट ओके। पोस्ट तो मतलब 1-2 साल डिले होना ऐसा होता है, सिंस इट इज ओके, वेकेंसी बेस्ड। तो जैसे ही प्रमोशन के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं सीनियरिटी बेसिस पे, तो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हायर पोस्ट के मिलने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। ओके ओके। एंड अगर मैम सैलरी एंड अलाउंसेस या अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो वो इसमें कैसे रहते हैं? मतलब सैलरी तो वो तो जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन जो अलाउंसेस है वो कैसे मिलते हैं इसमें?
मतलब जो भी अभी ऑन फील्ड जॉब के लिए जा रही हूँ मैं, सो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है. सो आई विल बी यूजिंग माई ओन कार, आई विल बी गोइंग ऑन माई ओन व्हीकल. सो मुझे the government will be compensating me for all the travel that I will be doing, and allowances are same as any other. Grade पे के हिसाब से आपको मतलब it is common in all the jobs, I mean all central government jobs. ट्रैवल अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है. अदर देन दैट अगर कुछ टफ एरिया में पोस्टेड है, जैसे जम्मू कश्मीर में, अभी लद्दाख में, ऐसे प्लेसेस में भी ओपन हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे 370 आर्टिकल मतलब एलिमिनेट कर दिए हैं, उसके बाद वहां पर भी फॉर द फर्स्ट टाइम ईपीएफओ का ऑफिस ओपन किया गया है. सो ऐसे वाले टफ एरियाज के लिए एडिशनल स्पेशल अलाउंसेस देते हैं. वहां पर 1 ईयर काम करने से आपका पोस्टिंग ऑफ चॉइस मिलता है. ओके. सिंस यू हैव वर्कड इन सच अ डिफिकल्ट अरीना, आपको मतलब आपका जो भी चॉइस है वहां पर आपको पोस्ट कर देंगे. सो ऑल दीज सिनेरियोस आर देयर, एंड या दीज आर प्रिटी गुड फॉर द करंट इन्फ्लेशन रेट. ये सब देखने से द पर्क्स आर गुड. एंड मैम लीज्ड अकोमोडेशन भी मिलता है या फिर क्वार्टर्स मिलते हैं? हाँ, क्वार्टर्स मिलते हैं, मतलब हर जगह अगेन क्वार्टर्स नहीं है. सो वी कैन लीज इट आउट, एंड हमारा लीज्ड अकोमोडेशन जो भी फेयर है, दे विल कॉम्पनसेट फॉर इट. ओके ओके. तो अभी जैसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को? एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि फर्स्टली प्रॉपरली प्लान योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज जितना भी ज्यादा टाइम बेकार स्ट्रैटेजी में आप लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एंड वर्क ऑन दोज वीक पॉइंट्स. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स. बी प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. अकाउंटिंग भी बहुत लोगों के लिए शायद नया होगा, अकाउंटिंग टॉपिक्स. और इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी के लिए पूरा बुक पढ़ने का टाइम अभी शायद नहीं होगा. सो ट्राई कि आपको मार्केट में जिस्ट मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, छोटे छोटे जिस्ट मिलेंगे वेर यू कैन फाइंड ऑल द फैक्ट्स. सो आई वुड एडवाइज, अगर टाइम है तो डेफिनेटली बड़े बुक्स पढ़ ही लीजिए, बट टाइम नहीं है तो ट्राई रीडिंग दिस जिस्ट. बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू कैन मेक और ब्रेक द सिलेक्शन प्रोसेस. वहां पर एकदम रिस्पेक्टफुल बात करना है. और बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मेरे ही साथ मेरे ही इंटरव्यू टाइमिंग्स में कुछ आए थे. दे their answers were, though they were intelligent people, though they were talented, the problem was they did not answer, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन गए. सो दैट्स द रीजन दे कुड नॉट क्लियर इट. इनफैक्ट दे वर फ्रॉम वेरी ग्लोरियस बैकग्राउंड्स, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए थे, मतलब एमबीए करके आए थे. सो अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ. सो इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. सो जितना आप प्रीलिम्स में लगा रहे हो उतना ही एफर्ट और अटेंशन आप प्लीज इंटरव्यू पर भी पे कीजिए. ओके. सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी चैनल पे आए. आई होप कि आपने जो एडवाइस दी और आपकी जो भी स्ट्रेटजीज थी वो काफी हेल्प करेगी एस्पायरेंट्स को. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स पूछे तो अगर हो सके तो आप प्लीज उन्हें थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा, डेफिनेटली अगर कोई डेफिनेटली भी. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बाय. बाय बाय.